बना रही हूँ वो है हेल्थ इक्विपमेंट दैट आई हैव, लाइक फॉर एग्जाम्पल थर्मोमीटर, जैसे आप सब रखते होंगे घर में फीवर मेजर करने के लिए, ऐसे ही क्वाइट अ नंबर ऑफ इक्विपमेंट्स है जो मैं अपने साथ रखती हूँ, जो इमरजेंसी सिचुएशन में और डे टू डे ओकेजनली अपना सेल्फ हेल्थ चेकअप करने में काम आते हैं। There are number of equipments जो मैंने CKD होने के बाद बाय किए, there are number of equipments जो मैंने ट्रांसप्लांट के बाद बाय किए, and there are equipments जो हमेशा से पहले से भी मेरे घर में ऑलरेडी थे। तो मैं आपको उन इक्विपमेंट को कैसे यूज करते हैं वो भी बताऊंगी और साथ ही साथ मेरे पास क्या क्या है वो भी दिखाऊंगी। इफ यू आर CKD और ट्रांसप्लांटेशन तो आपके पास भी ये सब होना चाहिए। अदर देन अगर आप ट्रांसप्लांटेशन और CKD नहीं है तो इसमें से कुछ ऐसे हैं जो आप अपने साथ रख सकते हैं to have a check on your body. So before we continue, let me give a quick intro for anybody who is new here. My name is Monica Jain and in this channel I will be sharing my transplant journey, travel vlogs, lifestyle videos, cooking and baking videos and much more. So consider subscribing. CKD मैंने बाय किया था बिकॉज वेट फ्लक्चुएशन ड्यूरिंग CKD भी होता है, पोस्ट ट्रांसप्लांट भी होता है एंड जनरली भी होता है, तो उसके लिए मैंने बाय किया था वेइंग स्केल। सो ये वेइंग स्केल मेरी जो है वो ऊपर से ग्लास मटेरियल की है, ऊपर ग्लास लगा हुआ है, प्लस इसमें ऑलरेडी एक एस्टिमेटेड वेट लिखा हुआ है हाइट के अकॉर्डिंग कि मैन का कितना होना चाहिए एंड फीमेल्स का कितना होना चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू हाइट इसमें दिया हुआ है रेंज, उसके बीच में आपका होना चाहिए। दैट इज द अप्रॉक्सीमेट थिंग, पर आप इससे भी चेक कर सकते हो कि आपका वेट कितना है एंड कितना होना चाहिए। सो ये CKD के टाइम तो इतनी नीड मेरे को नहीं पड़ी थी बिकॉज मेरा वेट गिर रहा था एंड ऑब्वियस CKD के टाइम आपका वेट गिरता है बिकॉज यू आर ऑन अ रीनल लाइट। अदर देन रीनल लाइट डायलिसिस पे भी अगर आप हो, डायलिसिस पेशेंट हो, तब भी आपका वेट फ्लक्चुएट करेगा। सो आफ्टर ट्रांसप्लांट आपका वेट बढ़ेगा। जो मेरे वीडियोस पहले से देखते आ रहे हैं उनको पता होगा कि मेरा वेट बहुत जंप किया था। वेइंग स्केल की नीड सबसे ज्यादा मुझे आफ्टर ट्रांसप्लांट पड़ी थी। डे टू डे बेसिस, मॉर्निंग इवनिंग सबका रिकॉर्ड में रखती थी कि मेरा वेट कितना बढ़ा है, किस स्पीड से बढ़ा है, जो कि बहुत तेजी से बढ़ा था। एंड आई लिटरली डिड लॉट्स ऑफ एफर्ट टू गेट माय वेट नॉर्मलाइज एंड अगेन फिर से ये वेट बढ़ रहा है। आई डोंट नो व्हाई, बट फिर से ये इंक्रीज हो रहा है। मुझे फिर से वापस से कंट्रोल करना पड़ेगा इस वेट का। सो एनीवेज फर्स्ट हेल्थ इक्विपमेंट वाज वेइंग स्केल। सेकेंड इक्विपमेंट मेरे पास है दैट इज थर्मोमीटर, जो आप सबके पास होगा, और अगर नहीं है, जो कि बहुत रेयर केस है कि अगर आपके पास थर्मोमीटर नहीं है तो आप बाय कर लीजिए। ये दो तरह से आता है, मर्करी बेस्ड आते हैं इसकी रीडिंग, अदरवाइज डिजिटल भी आता है जिसमें मेंशन होता है नंबर्स कि आपका बॉडी टेम्परेचर कितना है। चलते हैं नेक्स्ट इक्विपमेंट की तरफ। सो नेक्स्ट इक्विपमेंट जो मुझे आई विल से ट्रांसप्लांट के टाइम मिला था इन हॉस्पिटल। आई डोंट नो आप सबको मिला था कि नहीं। लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए ही ये एक्सरसाइज के तौर पे ये इक्विपमेंट दिया जाता है। यू कैन से इट इज अ एक्सरसाइज ऑफ योर लंग। सो ये एक तो इंडिविजुअलाइज है। हाँ, एक और बात बताना चाहती हूँ, ये थर्मोमीटर मैं शेयर नहीं करती। तो अगर आप CKD या ट्रांसप्लांट पेशेंट है, डोंट शेयर योर थर्मोमीटर बिकॉज ये आपका अपना अलग रखिए एंड जो फैमिली में अदर मेंबर्स हैं उनका अलग रखिए। ऑब्वियस लॉजिक इज हाइजीन एंड सेफ्टी कंसर्न्स के हिसाब से थर्मोमीटर शेयर नहीं करना चाहिए, स्पेशली इफ यू आर CKD और ट्रांसप्लांट पेशेंट। सो जैसे ये मैंने थर्मोमीटर के लिए बोला, वैसे ही ये जो इक्विपमेंट हमें हॉस्पिटल में मुझे मिला था वो भी शेयर नहीं करना चाहिए। सो ये एक एयरवेज करके आता है, 3 बॉल ब्रीथिंग एक्सरसाइजर। तो ये एक ब्रीथिंग एक्सरसाइजर है और ये कुछ इस तरीके से होता है। तो दिस इज, इसमें 3 बॉल डली हुई है। सो व्हाट वी हैव टू डू इज कि एक साथ में एक पाइप भी अलग से मिलता है। तो ये पाइप को हम यहाँ पे अटैच करेंगे, यहाँ पे एक नॉब होगी और वहां पे हम इस पाइप को अटैच करेंगे। और आफ्टर अटैचिंग द पाइप आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे
इनहेल करना है और फूंक मारनी है और ट्राई करना है कि आपके तीनों बॉल ऊपर टच करें। तो मैं बीइंग एन एस्मा पेशेंट मेरे लिए टफ था तब जब मैं ट्रांसप्लांट करवाई थी। मैं हॉस्पिटल में थी फॉर 7 डेज। तब मेरा लास्ट 2 डेज में ये ग्रीन बॉल जंप होती थी, वो भी मिड तक, नॉट फुल तक, मिड तक जंप होती थी। एंड राइट नाउ ऑल्सो एज बीइंग एन एस्मा पेशेंट ये ग्रीन बॉल उठना थोड़ा टफ हो जाता है। सबसे इजी है रेड बॉल का उठना, फिर येलो, देन ग्रीन। अगर आपको लंग्स में कोई इशू नहीं है तो ऑब्वियस आपके तीनों बॉल एकदम अपर लेयर को टच करके फिर गिरने चाहिए। बीइंग ऑनेस्ट, फर्स्ट मंथ ही मैंने इसको फॉलो किया था आफ्टर ट्रांसप्लांट। उसके बाद मैंने यूज नहीं किया, बट ये मैं कैरी करके रखती हूँ कि ओकेजनली कभी अगर मुझे एक्सरसाइज करने का इसके थ्रू एक्सरसाइज करना हो ब्रीथिंग का, तो मैं इसको रखती हूँ अपने साथ। इसके बाद मेरे पास है बीपी मशीन। घर में अगर आपके बीपी पेशेंट हैं या अब आपका बीपी फ्लक्चुएट होता है तो आई विल रिकमेंड आप सबके पास बीपी मशीन होनी चाहिए। मैं ये डॉक्टर मॉर्फिन की बीपी मशीन यूज कर रही हूँ और इसका रिजल्ट काफी अच्छा है, तो आप ये भी ले सकते हैं। अदरवाइज और भी अदर ब्रांड्स अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं। और एक बीपी मशीन हमेशा अपने साथ रखिए। इसके साथ आपको मिलेगा ये एक छोटी सी मशीन, कुछ इस तरीके से होती है। इसमें सिस्टोल एंड डायस्टोल दोनों का अच्छे से यहाँ पे रिटन डिजिटल में नंबर आते हैं। तो आफ्टर ट्रांसप्लांट फॉर फर्स्ट 3 मंथ तो मैंने डेली ही बीपी मेजर किया था और एक कॉपी में लिखती जा रही थी क्या बीपी आ रहा है। उसके बाद ओकेजनली ही मेजर करती हूँ, मुझे खुद फील होने लगता है कुछ बीपी हाई या लो हो रहा है, समथिंग लाइक दैट, तब मैं मेजर कर लेती हूँ। सो इसके अंदर ये बैटरी है, नॉर्मल बैटरी जो हम अपने रिमोट में लगाते हैं, एसी के रिमोट में, टीवी के रिमोट में, वही बैटरी है। 4 बैटरी डलती है इसमें। सो ये बैटरी से वर्क करता है, तो आप बैटरी चेंज कर सकते हैं जब बैटरी खत्म हो। तो बहुत इजी एंड हैंडी टू यूज है, बहुत सिंपल है इससे बीपी मेजर करना। इंस्ट्रक्शन इसी के ऊपर लिखे रहते हैं, हाउ टू मेजर। अगर आप न्यू हो तो आप खुद से सेल्फ पढ़ के ये सीख भी सकते हो, अदरवाइज मैं बताती हूँ आपको। ये आपके लेफ्ट आर्म में बनेगा। तो अगर आप डायलिसिस पेशेंट हो और आपने लेफ्ट आर्म में फिस्टुला बनवाया है तो आप लेफ्ट आर्म में बीपी मेजर नहीं करोगे। और अगर आप कभी किसी क्लिनिक पे भी जाते हो और इवन डॉक्टर के पास भी जाते हो तो जब वो लेफ्ट आर्म में मेजर करने जा रहे हो कि लेफ्ट आर्म में मेरा बीपी नहीं मेजर होगा बिकॉज मेरा फिस्टुला बना हुआ है। तो जिनके फिस्टुला बने हुए हैं उनके राइट आर्म में ये बीपी मेजर कर सकते हैं, अदरवाइज फॉर नॉर्मल पर्सन ये लेफ्ट आर्म में मेजर किया जाएगा। तो अभी तो जैसे मेरा फिस्टुला डेड हो चुका है आफ्टर ट्रांसप्लांट, मैंने एक वीडियो डाला था व्हाट हैपेंड टू फिस्टुला आफ्टर ट्रांसप्लांट, आप वो चेक कर सकते हैं। तो मैं लेफ्ट ही आर्म में इसको बांधूंगी, बहुत ईजी है। सो लाइक दिस, ये देखिए मेरे फ्रंट से जा रहा है, मैंने आर्म के अराउंड रैप कर दिया है। और अब इसमें एक साइड में होल होगा, इस होल में आपको इसको कनेक्ट करना है। ये कनेक्ट हो गया। अब देखिए यहाँ पे मशीन में एक स्टार्ट एंड स्टॉप बटन है बड़ा वाला, इसको हम प्रेस कर देंगे एंड बीपी ऑटोमेटिकली ये मेजर करना स्टार्ट कर देगा। जब ये बीपी मेजर करना स्टार्ट करेगा तो आप अपनी बॉडी को स्टिल रखेंगे, या तो आप चेयर पे बैठ सकते हैं या तो आप प्रॉपर बेड पे लेट सकते हैं। एक प्रॉपर पोजीशन पे रखिए, हाथ को सहारा देके रखिए। अगर आप बैठ रहे हैं तो अपने लेग के ऊपर रखिए या टेबल के ऊपर रखिए जिस हाथ में आपने रैप अराउंड किया है। सिस्टोल इज 102 एंड डायस्टोल इज 72। तो इसके अलावा ये पल्स भी मेजर करता है, जो कि मेरी अभी पल्स आई डोंट नो व्हाई थोड़ी हाई आई है, 86 पल्स आई है, दैट इज ऑल्सो फाइन। तो ये पल्स भी मेजर करता है। तो अगर आपको घबराहट हो रही है, एंजाइटी हो रही है, तो भी आप बीपी नाप सकते हैं, क्योंकि इससे आपकी पल्स भी मेजर हो जाएगी कि एग्जैक्ट आपका पल्स रेट क्या चल रहा है। जब इसकी बैटरी खत्म हो जाती है तो ये ऑटोमेटिकली जब आप मेजर करोगे तो यहाँ पे LO लिख के आ जाएगा, लो बैटरी दिखाने लगेगा। आई विल रिकमेंड कि सबके पास बीपी मशीन होनी चाहिए, स्पेशली घर पे अगर कोई बीपी पेशेंट है तो। नेक्स्ट इज एक्वा श्योर का ये मैंने पल्स ऑक्सीमीटर यूज किया था। जब मैंने फर्स्ट अपनी वैक्सीनेशन करवाई थी ना,
तो आफ्टर दैट मेरा फीवर स्टार्ट हो गया था एंड मेरा फर्स्ट वैक्सीनेशन के बाद थोड़ा साइड इफेक्ट थोड़ा ज़्यादा ही मेरी बॉडी ने दिखा दिया था, जिससे हम सब घबरा गए थे। एंड इवन डॉक्टर थॉट भी 1% के मन में आया था कि कहीं कोविड तो नहीं है। तो एट दैट टाइम मैंने ये ऑक्सीमीटर बाय किया था। थैंक गॉड मुझे कोविड तो नहीं था, वो वैक्सीनेशन का ही साइड इफेक्ट था। और जो मेरी इम्यूनिटी बहुत वीक थी, जो ट्रांसप्लांट पेशेंट की रहती है, तो मैं कोप अप करने में टाइम लग गया मुझे। तो इट्स टुक 10 days ऑलमोस्ट टू गेट वेल। और जो कफ भी था उसके साथ मुझे, तो वो धीरे धीरे करके गया था। तो ये तब मैंने ऑक्सीमीटर बाय किया था। ये एक्वा श्योर का मैंने बाय किया था। बहुत इजी है, ये भी बैटरी पे ही चलता है, तो इसकी बैटरी के लिए आप ये अपने साथ लेके जा सकते हैं किसी भी मेडिकल स्टोर पे, तो वो आपको बैटरी लगा के दे देंगे। सो बहुत इजी है इसको यूज करना। कुछ नहीं करना है, अपने फिंगर पे लेफ्ट हैंड की फर्स्ट फिंगर पे इसको, यहाँ पे एक होल होगा उसमें डाल लेना है एंड यहाँ पे एक स्टार्ट बटन है और उसको प्रेस कर देना है। तो ये ऑटोमेटिकली विद इन अ मिनट आपका ऑक्सीजन लेवल आपकी बॉडी में बता देगा। वाइल पेंसिलिंग इट, आप अपने हाथ को किसी स्टेबल जगह पे, अपने लैप पे और टेबल पे रखिएगा एंड देन यू विल मेजर इट। सो जैसे कि मैंने कहा था, ये पल्स ऑक्सीमीटर है, तो ऑक्सीजन के साथ साथ ये आपको पल्स भी बताएगा। 86 इज माई पल्स रेट राइट नाउ, और ऑक्सीजन मेरी बॉडी में अभी 98 दिखा रहा है, जो कि वही होना चाहिए। 98, 99, 97 इज ऑल्सो फाइन। मेरे पास जो है दैट इज शुगर मशीन। ये मैंने आफ्टर ट्रांसप्लांट ली थी, क्योंकि ये मुझे नो डायबिटीज हो गया था, जो कि मैंने आप सबको बताया था। तो उसके समय मुझे अ डे में 3 टाइम मेजर करना पड़ता था। डॉक्टर पूछते हैं जनरली आफ्टर बीपी, जो सेकंड क्वेश्चन हमेशा डॉक्टर का रहता है कि शुगर लेवल बॉडी का कितना है, क्या आपको नॉर्मल शुगर है कि नहीं। तो ये सेकंड क्वेश्चन के लिए आंसर इज शुगर मशीन। तो ये मैंने एक्वा चेक की ली थी, ठीक है, जब मैंने बाय किया था। तो ये कुछ इस तरीके से आता है एक्वा चेक में। दिस इज द मशीन, जिससे आपको डिजिटली बता देगा कि कितना आपका शुगर लेवल है बॉडी में। और उसके अलावा एक्वा चेक के ये स्ट्रिप्स आते हैं, ये अलग अलग पैक के आते हैं। 25 स्ट्रिप का भी बॉक्स आता है, 50 स्ट्रिप का भी बॉक्स आता है एंड 100 स्ट्रिप्स का भी बॉक्स आता है। तो आप अकॉर्डिंगली बाय कर सकते हैं ये एक्वा चेक की स्ट्रिप्स। और उसके अलावा इसको मेजर करने का के लिए एक ये पेन आता है। सो ये पेन है जो मैंने एक्वा चेक का नहीं लिया था, ये पेन मैंने लिया था कंट्रोल डी का। तो ये कंट्रोल डी का मैंने पेन लिया था। आप एक्वा चेक का भी ले सकते हैं, बोथ आर गुड। ये पेन ऐसे यहाँ से ऐसे ये पेन खुल जाता है, ठीक है, लाइक दिस। और इसके साथ आती हैं नीडल्स इस पेन में लगाने के लिए, जो भी मैंने कंट्रोल डी की ली थी, क्योंकि कंट्रोल डी का ही मेरा पेन था। और आप एक्वा चेक की भी ले सकते हो। तो ये कुछ इस तरीके से नीडल्स होती हैं। तो इसमें से ये यूज एंड थ्रो नीडल होती है, एक बार यूज करने के बाद आप फेंक दीजिएगा। इस नीडल को हम ऐसे प्लेस कर देंगे, इसके अंदर प्रेस कर देंगे, अंदर दबा देंगे। और उसके बाद ये जो है इसका ऊपर का हिस्सा, टिप जो है, वो हम निकाल देंगे घुमा के। ये टिप मैंने निकाल दी है और ये निडल डायरेक्ट, ठीक है। अब इसको क्या करना है, इसमें हम ये कैप लगाएंगे और घुमा देंगे। आफ्टर दैट इस कैप में नंबर मेंशन है। तो ये नंबर आपको शो करता है कि आपका, जब आप इस पेन को यूज करोगे तो स्किन के कितना डीप डाउन वो जाके वो स्ट्राइक करेगा, वो निडल लगेगी ताकि ब्लड बाहर आए। तो ये नंबर शो करता है कि कितने नंबर तक आपको अंदर डालना है इस निडल को, कितना दूर तक इस निडल को स्किन में पेनिट्रेट करना है। तो मैं इसको जनरली 1 या 2 पे ही रखती हूँ, इससे ज़्यादा मैं नहीं डालती हूँ इसमें। आप अपने हैंड के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। आई विल रिकमेंड स्टार्ट विथ 2 से करके देखिए। अगर 2 से हो जाता है तो वेल एंड गुड, और 2 से आपको लगता है कि 1 पे भी हो जाएगा तो आप 1 पे वापस आ सकते हैं। और 2 पे नहीं आए तो धीरे धीरे 1 स्टेप बढ़ाइए, इसको 3 करके चेक कीजिए, 4 करके चेक करिए। जनरली 2 पे मेरे अकॉर्डिंग निकल जाएगा ब्लड, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सिंपल यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है, इस बटन को प्रेस करते ही आपके फिंगर से ब्लड निकल आएगा। पर पहले ब्लड निकालने से पहले मैं आपको दिखा देती हूँ स्ट्रिप्स कैसी होती हैं।
कुछ इस तरीके से स्ट्रिप्स होती हैं फॉर दिस शुगर मशीन। और शुगर मशीन के अंदर सेल है, ये भी सेल बेस्ड मशीन है, पर इसका सेल जो वॉच वाले सेल्स होते हैं वो इसमें डलते हैं। मैं आपको एक सेल स्पेयर मेरे पास रखा है, मैं दिखा देती हूँ। कुछ इस तरीके से इसका सेल आता है। सो ये जो वॉच में सेल लगता है वैसा सेल है। सो ये आप किसी भी वॉच शॉप पे जाएंगे तो वो रिप्लेस करके दूसरा सेल लगा देंगे। तो अभी क्या करना होता है, इस स्ट्रिप को यहाँ पे एक सेक्शन है सेंटर में, उसमें ऐसे डालना है और जैसे ही आप स्ट्रिप को इंसर्ट करेंगे ये मशीन ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी। आपको कोई बटन प्रेस करने की जरूरत नहीं है और एक बीप का साउंड देगी जो कि ये कहता है दिस मशीन इज रेडी टू टेक योर रिकॉर्डिंग। तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि हमने पेन में निडल डाल ही दिया था, जैसे कि मैंने बताया है ये एक बटन है जो प्रेस करते ही आपके ब्लड निकल आएगा। तो कुछ नहीं करना है, कोई भी फिंगर टिप ले सकते हैं, इट डजंट मैटर आप कौन सी फिंगर से ब्लड निकालना चाहते हैं। जैसे मैं फर्स्ट फिंगर में इसको इसके ऊपर रखा और इस बटन को, ये जो बटन दिया हुआ है इसको मैंने प्रेस कर दिया। सो आफ्टर दिस ये देखिए ऐसे ब्लड निकल आएगा आपके हाथ से। और ये ब्लड निकलने के बाद ये आप थोड़ा सा प्रेशर दीजिएगा अपने हाथ में कि और अच्छे से ब्लड निकले, क्योंकि ब्लड प्रॉपरली बाहर आना चाहिए आपके फिंगर से। और जब ये ब्लड बाहर आ जाएगा आपके फिंगर से, देखिए स्क्रीन वाले पे एक रेड डॉट आएगा बनके, उस रेड डॉट पे आपको अपना ब्लड डालना है। और मैंने ब्लड प्लेस कर दिया और अब ये ऑटोमेटिकली ही रिकॉर्डिंग ले लेगा। एंड मेरी रिकॉर्डिंग इज 133। ये मेरा ब्लड शुगर लेवल है रैंडम और दैट इज इन दी रेंज, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। और जो रैंडम ब्लड शुगर हम चेक करते हैं, जो हम ये ध्यान नहीं देते कि आपका पेट खाली है, 12 आवर्स फास्टिंग है, कि आपके मील के 2 घंटे बाद जो ब्लड लेते हैं वो पोस्ट मील ब्लड हुआ, और 12 आवर्स फास्टिंग के साथ जो ब्लड लेते हैं दैट इज फास्टिंग ग्लूकोज लेवल हुआ। पर एक थर्ड चेकिंग होती है जो मैंने अभी आपको दिखाते समय की, इसको कहते हैं रैंडम चेकिंग। उसके बाद ये स्ट्रिप को भी हम फेंक देंगे और जो इसके अंदर हमने निब डाली थी वो भी फेंक देंगे। आफ्टर दिस व्हाट आई हैव विथ मी इज दिस वाटर बैग। ये इलेक्ट्रिक हॉट वाटर बैग है, इसके अंदर जेल होता है, जेल पैड है, हीटिंग पैड भी कहते हैं इसको। सो ये कुछ इस तरीके का आता है। हीटिंग बैग चार्जेबल है, तो वाइल चार्जिंग इसको यूज नहीं करना है। ये 20 मिनट में हीट अप हो जाता है और ये इलेक्ट्रिक चार्जिंग है, इलेक्ट्रिक प्लग है इसमें, तो इसको हीट अप करने के बाद ही आप यूज कर सकते हैं। मैं बहुत रेयर इसको यूज करती हूँ, मैंने इमरजेंसी सिचुएशन में रखा है कि जब सच में बहुत ज्यादा पेन हो रहा हो और प्लस जब आप ट्रैवल कर रहे हो या कहीं पे ऐसा ऑप्शन ना हो कि आप पानी गर्म करके फिर हीटिंग पैड को यूज कर सको, तो उस समय ये इलेक्ट्रिक हीटिंग पैड बहुत काम आता है। जो यूज करती हूँ दैट इज अपना पुराना वाला हीटिंग पैड में पानी बॉईल करके, यहाँ पे एक ढक्कन है, कैप है, उसको आप हटा दीजिए और इस कैप को हटाते ही यहाँ पे आप वाटर पोर कर सकते हो इसके अंदर गरम गरम, और वापस कैप को टाइटली लगा के आप यूज कर सकते हो। तो मैं ज्यादातर ये हीटिंग पैड यूज करती हूँ। इसके अलावा जो मेरे पास एक और इक्विपमेंट है जो मेरा सबसे वर्स्ट परचेज था, जो मैं आप लोग को एडवाइस करूंगी कि प्लीज मत परचेज करिएगा। तो मैंने शायद उस समय डायलिसिस का बहुत ज्यादा दर्द था, मेरा एवी फिस्टुला बना था और मेरा वो कि एवी फिस्टुला रुक ना जाए, मेरा एवी फिस्टुला डेड ना हो जाए बिफोर मेरा ट्रांसप्लांट, और मेरे को कहीं फिर से दोबारा एवी फिस्टुला ना बनाने की जरूरत पड़े, वो फियर इतना ज्यादा था कि उसने मुझे ये इक्विपमेंट बाय करने को कह दिया, उस फियर ने कि बाय दिस, ताकि मैं चेक रख सकूं अपने फिस्टुला पे कि वो प्रॉपर चल रहा है कि नहीं। दैट इज दिस स्टेथोस्कोप। मैंने लिटरली स्टेथोस्कोप बाय किया था। एवरीवन नोज हाउ टू यूज स्टेथोस्कोप। बहुत सिंपल है, ये 2 पॉइंट है, इसको अपने कान में डाल लेना है एंड राइट नाउ आई एम फीलिंग लाइक अ डॉक्टर। और उसके बाद क्या करना है कि इस पे आप नॉक करोगे ना तो आपको आवाज कान में आएगी। तो वैसे ही जब आपके पास फिस्टुला है, फिस्टुला के अराउंड आप रखेंगे तो आपको सुनाई देगा कि फिस्टुला इज एक्टिव और नॉट। उसमें ऐसे साउंड आएगा फिस्टुला एक्टिव का,
बहुत डिफरेंट साउंड होता है। मैं उसको बाय ऑडियो बाय वोकल नहीं बता सकती किस टाइप का, पर बहुत डिफरेंट साउंड होता है फिस्टुला रनिंग का। तो उस पर आप इस पे रखिए और चेक कीजिए कि आपका फिस्टुला चल रहा है कि नहीं। तो आई वोंट रिकमेंड यू टू बाय दिस। ऐसे भी पता चल जाता है, आप अपनी फर्स्ट टू फिंगर अपने फिस्टुला पे रखेंगे तो भी आपको फील होगा कि आपका फिस्टुला चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो ये मैंने बाय कर लिया था, जो मैंने कभी भी यूज नहीं किया ड्यूरिंग जब तक मेरा ट्रांसप्लांट नहीं हुआ, फिस्टुला बन गया उसके बाद भी, बट बस बाय कर लिया था। तो मेरे पास स्टेथोस्कोप भी है इन हेल्थ इक्विपमेंट्स। सो दीज आर द हेल्थ इक्विपमेंट्स जो मैं अपने साथ रखती हूँ। आपको कोई भी क्वेरीज हो रिलेटिंग टू हेल्थ इक्विपमेंट्स और कुछ भी पूछना हो या मुझे सजेस्ट करना हो तो आप नीचे कमेंट डाउन कर सकते हैं। आई विल श्योरली रिप्लाई यू ऑल। सो तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड स्टे हेल्दी।